हेलो दोस्तों, जागरण जोश के डेली करंट अफेयर्स Q&A सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से कैसे सवाल बन सकते हैं, साथ ही उनके जवाबों को और उनसे जुड़े फैक्ट्स को भी देखते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। और पहला सवाल है, अभी हाल ही में IDFC बैंक ने अपना नाम परिवर्तन कर क्या नाम रखा है? और ऑप्शंस हैं IDFC मनी, IDFC कैपिटल, IDFC फर्स्ट, IDFC कॉर्प। देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने खबर सुना होगा इसके बारे में कि IDFC बैंक ने एक नए जो एंटिटी थी उसके साथ अपना मर्जर का इन्होंने फैसला लिया था। इसका पहले मैं सही जवाब बताता हूँ, फिर उसका बैकग्राउंड बताऊँगा। देखिए, इसका सही जवाब है IDFC फर्स्ट, ऑप्शन सी। IDFC जो पहले बैंक लिमिटेड थी उसने कैपिटल फर्स्ट नाम का एक NBFC था, उसके साथ इन दोनों ने मर्जर किया। अब मर्जर के बाद IDFC ने RBI को बताया कि देखिए, अगर मर्जर हुआ है तो हम अपना नाम भी बदलेंगे। नाम बदल के क्या रखेंगे? तो इन्होंने बताया कि हम लोग अपना नाम IDFC फर्स्ट रखेंगे, यानी IDFC हो गया IDFC बैंक से और कैपिटल फर्स्ट से आ गया फर्स्ट, तो दोनों मिल गए IDFC फर्स्ट। अब ये जो नया नाम कब से हुआ? ये 12 जनवरी 2019 से अब जो IDFC बैंक है वो इस नाम से ही जाना जाएगा, IDFC फर्स्ट बैंक के नाम से। देखिए, ये बदलाव के लिए आपके पास एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर कोई बैंक या NBFC कोई अपना नाम बदलता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो इसे RBI को नोटिफाई करना पड़ता है कि बॉस हम अपना नाम बदलेंगे। RBI वहाँ से उसे एक पेपर डॉक्यूमेंट देता है कि ठीक है, आप बदलिए नाम। फिर ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज चेन्नई में जो स्थित है वहाँ से सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन परसुएंट टू द चेंज ऑफ नेम के द्वारा वो सर्टिफिकेट लेते हैं और फिर वहाँ से इनका नाम बदल जाता है वहाँ से। अगर IDFC जो मर्जर के बाद अगर इसके एंटिटी की बात करें, दोनों का मर्जर और विलय के बाद, तो अभी के टाइम में जो इनका टोटल एसेट वैल्यू है वो है 1.03 लाख करोड़। 7.2 लगभग 72 लाख इसके जो हैं ग्राहक हो जाएंगे, कस्टमर हो जाएंगे और टोटल 203 ब्रांच हो जाएंगे। वी वैद्यनाथन जो कैपिटल फर्स्ट के फाउंडर थे वो अब IDFC बैंक के जो IDFC फर्स्ट है उसके MD और CEO हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा पहला सवाल। बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की ओर। उपन्यास बेशरम की लेखिका कौन है? ऑप्शंस हैं सीमा विश्वास, मृणाल पांडे, तस्लीमा नसरीन, मंजू झा। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तस्लीमा। देखिए, तस्लीमा नसरीन जो है वो बेसिकली वो बांग्लादेश मूल की हैं, जिनको वहाँ से देश निकाला दिया जा चुका है। यानी वो अभी जो है वो एक्साइल में रहती हैं। कहाँ पे रहती हैं? इंडिया में रहती हैं अभी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें यहाँ पे पनाह दिया था। हुआ क्या था, इन्होंने इनका एक उपन्यास था लज्जा। क्या कहानी को दर्शाता है कि जब राइट हुई थी, हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, तो उस समय बांग्लादेश में जो वहाँ की माइनॉरिटी हिंदू थी उसके साथ किस तरह के जुल्म कहर हो रहे थे, तो उसको वहाँ दिखाया गया था। जो कि वहाँ के जो कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग थे उन्हें ये नागवार गुजरी और उन्होंने इसके ऊपर धमकी देना शुरू किया, इन्हें मारने तक का ऐलान कर दिया, जिसके कारण इन्हें अपने देश छोड़ के भागना पड़ा। अभी जाके उन्होंने जो इसी का अगर लेखिका की मैं बात करूँ तो उन्होंने कहा कि लज्जा का ही सीक्वल है बेशरम, और जिसमें उसने जो लोग बाहर में एग्जाइल में रहते हैं उसकी किस तरह से सोशल एक्सपीरियंस रहे हैं, उसकी परिस्थितियाँ किस तरह से रही है, उस बातों को उन्होंने इस किताब में रखा है, जो कि राजकमल प्रकाशन के द्वारा इसे प्रकाशित किया जा रहा है। तो ये थे इनकी कहानी। अब बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की ओर। यस बैंक ने अपने गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? ऑप्शंस हैं राणा कपूर, अंश मेहरा, ब्रह्मदत्त, शिवानी कपूर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रह्मदत्त की बात करूं तो ये वैसे तो IAS हैं, IAS से रिटायर हुए, फिर ये यस बैंक में गए और यस बैंक में बहुत सारे पद पे इन्होंने अपनी सेवाएं दी और अब जाके उन्हें निदेशक मंडल का गैर कार्यकारी अंशकालीन, यानी ये जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्हें गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे पहले 2013 से वो बैंक से जुड़े हुए थे एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में, और जैसा कि मैंने कहा IAS के तहत उन्होंने 37 सालों तक काम किया है और फिर वो इस बैंक से जुड़े थे। यस बैंक की बात करें तो उनके जो MD और CEO हैं फिलहाल हैं राणा कपूर, और राणा कपूर को बदलने के लिए RBI ने फरमान जारी किया था और यस बैंक को कहा था कि इन्हें बदलिए, क्योंकि इनके
बारे में कुछ सही बातें मार्केट में नहीं आई थी और आरबीआई को लगा कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है ये पोजीशन और उसके लिए उन्होंने इनको हटाने का फैसला किया था। उसके बाद यस बैंक लगातार अपने एमडी सीईओ की खोज में है। फिलहाल हालांकि ये सोर्स बता रहे हैं कि उन्होंने ढूंढ तो लिया है और इन्होंने अपना सेबी को भी बता दिया है उनके बारे में, लेकिन अभी ओपनली डिक्लेयर नहीं किया है। तो जैसे ही नाम डिक्लेयर होगा मैं भी आपको बता ही दूंगा। यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और सीईओ जैसा मैंने आपको कहा था राणा कपूर फिलहाल हैं। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन जॉब योजना की शुरुआत की? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। और सही जवाब है ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने ये घोषणा कर दी कि हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया जहाँ की पॉपुलेशन इतनी है उसमें एक छोटे से देश ने इतना करेजियस फैसला लिया है, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपको ये याद भी रखनी है कि ये पहला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की बात करूँ तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पवन कुमार चामलिंग और उन्होंने इसकी घोषणा की थी और इसके अंतर्गत कुछ ही दिन पहले उन्होंने 12,000 से अधिक बेरोजगार युवाओं को अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर है गवर्नमेंट जॉब का वो दिया था। हालांकि वो लोग हैं जो भी ये 12,000 लोग थे जिनके घर में किसी को भी अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली थी, उन्हीं 12,000 लोगों को दिया गया है। लेकिन आगे चल के ये पूरे ही स्टेट में इसे इस तरह से दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा ये अपने आप में पहला राज्य है। इसके ऊपर अगर इसके और फैक्ट्स की बात करें तो जो 70% जो वहाँ का रेवेन्यू है सिक्किम का, वो वहाँ पे जो सरकारी नौकरी होते हैं उनके सैलरी के ऊपर खर्च होती है। ये भी देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये स्टेट ऐसा है जो अपने रेवेन्यू का 70% वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सैलरी देने में खर्च करता है। आपको अगर पॉपुलेशन की बात है तो वहाँ 6.5 लाख लोग के करीब उनकी आबादी है, जिसमें 1 लाख लोग को सरकारी नौकरी मिली हुई है। यानी अगर हम कुल मिलाकर इस फैसले को देखें तो भारत में जहाँ बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है, अगर इस तरह से और भी स्टेट ऐसी योजनाओं को लेके आए तो हमारा भविष्य काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एलिसा किट लॉन्च किया। इसका उपयोग निम्नलिखित में से किस पशु रोग से निपटने के लिए किया जाएगा? ऑप्शन है पोलियो, संक्रामक अनीमिया, बुखार, डायरिया। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संक्रामक एनीमिया। राधा मोहन सिंह जो कि केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल ही में एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट ऐसे किट्स जारी किया और जो कि ग्लैंडर्स रोग और घोड़ों के संक्रामक खून की कमी की जो रोग होती है उसके लिए ये बनाई गई है ताकि इन रोगों को दूर किया जा सके। इसके बारे में हम और बात करते हैं तो मैं बताता हूँ कि ये ग्लैंडर्स रोग क्या है और ये जो घोड़ों में जो संक्रामक बीमारी है वो क्या है। ग्लैंडर्स डिजीज़ की बात करें तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि बुरखोल्डोरिया नाम के बैक्टीरिया से फैलती है। ये आपको ये याद रखना है कि ये ग्लैंडर्स कौन से बैक्टीरिया से फैलती है, तो बुल्कोडेरिया मेलाई नाम से फैलती है और ये जनरली जो है ये हॉर्सेस में जाते हैं, यानी घोड़ों या फिर खच्चरों, गधों, इन सब में भी ये रोग पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः यह घोड़ों में ही पाया जाता है या फिर बकरे, कुत्ते, इन सब में भी ये हो सकते हैं। ये इंसान में भी जा सकता है, वैसे इंसान जिनका अगर यहाँ से किसी भी तरह का ट्रांसमिशन होता है, किसी भी जो पालतू पशु होते हैं, तो ये इंसानों में भी पाया जा सकता है। और इसी रोग को हटाने के लिए, इसको दूर करने के लिए सरकार ने एलिसा जो किट है उसको लॉन्च किया है। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। ताइवान के नए प्रधानमंत्री का नाम बताएं। ऑप्शंस हैं साई इंग वेन, सू सेंग चांग, विलियम लाई सूकी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सू सेंग चांग। ताइवान के राष्ट्रपति हैं साई इंग वेन। उन्होंने इन प्रधानमंत्री के रूप में सू सेंग चांग को नियुक्त किया है। वे विलियम लाई का स्थान लेंगे जो हाल ही में वो अपना पद जो है उन्होंने छोड़ दिया था। अगर ताइवान की बात करें तो ये पश्चिम एशिया में स्थित एक द्वीप है। राजधानी जो है इसकी ताइपे है। ये जो एक भूखंड है, जो एक द्वीप है, इसको लेके चीन बराबर अपना कब्जा बताते रहता है कि हमारा ही पार्ट है
इसीलिए नाम भी इसको जो है जनरली चाइनी ताइपे ही कहते हैं। और उसको लेके बराबर संघर्ष दोनों देशों के बीच चलते रहता है, और वो उन्हीं से बिल्कुल ही चीन से ही सटा हुआ एक छोटा सा एक ये द्वीप है। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राष्ट्र को कर सहायता प्रदान यानी टैक्स असिस्टेंस प्रदान करने के लिए संदर्भ की शर्तें TOR टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी? ऑप्शंस हैं स्वाजीलैंड, केन्या, लेसोथो, नामीबिया। और इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए स्वाजीलैंड। स्वाजीलैंड की बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? ये अफ्रीका में है। और इसी देश के साथ भारत ने टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर के तहत ये एक प्रोग्राम है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, जिसे OECD और UNDP ने अपने जो भी उनके जो देश हैं, जो सदस्य देश हैं, उसमें टैक्स ऑडिट को लिए। इसके बारे में और बात करें तो ये जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है ये हुआ है टैक्स विदाउट बॉर्डर यानी टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर एक प्रोग्राम है जिसे UNDP और OECD ने मिलकर चलाया है। ये क्या है? देखिए, ये दोनों देशों ने कहा, ये दो जो इंस्टीट्यूशन है इनके जो सदस्य देश हैं इनमें जो भी एक्सपर्ट हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, और वैसे मुल्क जो गरीब हैं और जिनके पास ऐसे एक्सपर्ट की कमी है, तो इन्होंने कहा जिनके पास ये ज़्यादा है वो इन देशों को हेल्प करेगा। और इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर। और आज का आखिरी और 8वां सवाल, प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर कितने रुपए का स्मरणीय सिक्का जारी किया? ऑप्शन हैं 300, 350 रुपये, 250 रुपये, 375 रुपये। उसका सही जवाब है ऑप्शन बी 350 रुपये। ये 350 रुपये का ही क्यों? क्योंकि अभी जो इस साल जो गोविंद सिंह की जयंती थी वो 350वीं थी, और इसी को स्मरणीय बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने 350 रुपये का एक सिक्का जारी किया। इसके बारे में अगर और देखें तो इस सिक्के का जो वजन होगा वो 25 ग्राम का होगा, जिसमें 50% चांदी है, 40% तांबा है और 5% निकेल और जस्ता होगा। सिक्के के जो अभिमुख हैं, जो फेस, उस पर रुपये का चिन्ह है। अशोक स्तंभ के नीचे अंतर्राष्ट्रीय नंबर में 350 अंकित होगा। सिक्का का जो पीछा भाग होगा वहाँ तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब की तस्वीर है। और सिक्के की दाईं बाईं पायवाही पट्टी पर एक तरफ वर्ष 1666 जब उनका जन्म हुआ था और दूसरी तरफ 2016 लिखा गया होगा। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज के इस सवालों का दौर। मैंने पिछले दिन आपसे एक सवाल पूछा था और जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना था, आप सब ने, और ये अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग इसका सही जवाब दे रहे हैं। देखते हैं पहले वो सवाल क्या था, उसका सही जवाब क्या है। GST काउंसिल के मुताबिक कितने लाख रुपए तक टर्नओवर वाले कारोबारी GST के दायरे में नहीं आएंगे? ऑप्शंस थे 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 40 लाख। अभी हाल ही में GST काउंसिल की बैठक हुई थी जिसकी जो अध्यक्षता थी वो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली कर रहे थे। और बहुत सारे जो स्टेट थे उन्होंने ये एक मामला रेज किया था कि वहाँ के जो छोटे व्यवसायी हैं उनको GST का लाभ मिलना चाहिए, और बहुत सारे लोग इसके लिए उन्हें लेटर और एप्लीकेशन लिख रहे थे। यही सब देखते हुए जो पहले सीमा 20 लाख थी, क्या सीमा थी कि जो भी कारोबारी हैं जिनका 20 लाख रुपए तक का इनकम है वो GST के नेट में नहीं आएंगे। अब इसको बढ़ाकर उन्होंने क्या किया, अब उसे 40 लाख कर दिया, यानी 40 लाख तक वाले जो व्यापारी होंगे वो इस नेट में नहीं आएंगे। लेकिन अगर पहाड़ी जो स्टेट है या छोटे स्टेट हैं उसकी बात करें तो वहाँ पे जब 20 लाख थी तो वहाँ के लिए 10 लाख थी, क्योंकि वहाँ का बिजनेस भी छोटा होता है इसलिए कम। और अभी यहाँ 40 है तो वहाँ पे भी बढ़ाया गया और 20 लाख कर दिया, यानी मैक्सिमम जो लोग होंगे वो इस नेट में आ जाएंगे और उन्हें GST का बहुत ही बड़ा लाभ मिलने वाला है आगे। और अब एक सवाल आपके लिए जो हर दिन ही मैं आपसे पूछता हूँ, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना होता है। तो देखते हैं वो सवाल क्या है। इनमें से कौन 10,000 रन बनाने वाले 13वें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए? महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन। इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। साथ ही आप हमारे साथ फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के कि वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, वीडियो लिंक को सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए JagranaJosh.com को।